एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलो जंक्शन में स्वागत करती हूं और आज हम बात करेंगे बीएसए के चैप्टर नंबर 10। बीएसए का जब हम चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं तो क्या हम लोगों ने 1 से लेकर 9 तक चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? वन से लेकर 9 चैप्टर तक हम कंप्लीट करके आ चुके हैं। कहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं? यूट्यूब पे। ठीक है, यूट्यूब पे कंप्लीट की है और इनकी पीडीएफ के लिए आपको जाना होगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। डीलो क्लासेस की ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे जाके आप इनकी पीडीएफ्स को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमने बीएनएस कंप्लीट किया था, देन हमने बीएनएसएस कंप्लीट किया है। यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसकी पीडीएफ लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। नए अपडेट के लिए आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, जो कि है डीलो क्लासेस। ठीक है, और किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो एडवोकेट बरखा शर्मा करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आप वहां जाके मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई क्वेरी हो तो। साथ ही आरजीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं, अपना फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के संबंध में भी कोर्स चल रहा है, जो आप जाके परचेज कर सकते हैं, हमारे साथ तैयारी अपनी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा कोर्स? डीलो क्लासेस की ऐप पर मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम चैप्टर 10 पे आते हैं। चैप्टर 10 बात करेगा साक्ष्यों की परीक्षा करने के विषय में। सब कुछ हो जाने के बाद जब साक्ष्यों की परीक्षा करने की बात आएगी तो सेक्शन 140 से 168 बीएसए कवर करेगा। कहाँ पे कवर कर रहा है? सेक्शन 140 से 168 बीएसए। और यही बात जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के संबंध में करते हैं तो वहाँ पे आता है 135 से 166 इंडियन एविडेंस एक्ट का। और वहाँ पे भी कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर है 10। हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर स्टडी कर रहे हैं इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो चैप्टर का नाम है साक्ष्यों की परीक्षा के विषय में, ऑफ द एग्जामिनेशंस ऑफ विटनेसेस। सबसे पहले वाले सेक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 140। सेक्शन नंबर जो 140 है वो वही सेक्शन है जो कि आता है 135 इंडियन एविडेंस एक्ट का। ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंतर्गत? साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। क्या होगा? साक्ष्यों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम क्रमशः सिविल और दंड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित और पद्धति द्वारा तथा ऐसे विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक के द्वारा विनियमित होगा। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? बेसिकली जज की पावर बताई गई है। बताया गया बेसिकली 140 वही सेक्शन है जो कि है 135 ऑफ हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है? ये बोल रहा है सीपीसी प्लस सीआरपीसी दोनों के संबंध में किसकी पावर है? जज की पावर है। जज की पावर क्या है? स्व विवेक से डिसाइड करेगा साक्ष्यों को किस तरीके से पेश किया जाएगा और उनका क्रम क्या होगा। ठीक है, तो किसको रेफर कर रहा है? सीपीसी और सीआरपीसी को। और जब हम बात करते हैं सीआरपीसी के संबंध में, जब हम बीएसए की बात करते हैं तो ये किसकी बात करता है? बीएनएसएस की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन। सेक्शन 141 की जब हम बात करते हैं तो वही सेक्शन आता है जो कि है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का 136। क्या बात कर रहा है? न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। ठीक है, आपको एक्ट की लैंग्वेज लगेगी, लेकिन हम कंक्लूजन देखते हुए चलेंगे कि जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्ताव रखता है, यानी कि जबकि दोनों में से कोई भी पक्षकार यानी पार्टीज में से कोई भी किसी फैक्ट का एविडेंस देने का प्रस्ताव करता है कि तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्तावना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा। मतलब जो एविडेंस देने के लिए कह रहा है उससे पूछ सकेगा कि अगर अभिकथित तथ्य, मतलब जिस तथ्य को बताया गया है, अगर वो साबित हो जाए तो वो किस तरीके से रिलेवेंट होगा।
अगर न्यायाधीश को लगता है कि वो तथ्य यदि साबित हो गया है, रिलेवेंट है, तो साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा ग्रहण नहीं करेगा। क्या बात निकली कि कोई पक्षकार दोनों में से कहता है कि भाई मैं साक्ष्य दूंगा, ठीक है, तो साक्ष्य देने के लिए जो कह रहा है तो उस पक्षकार से पूछेंगे कि ये जो फैक्ट तुम बोल रहे हो ये किस तरीके से सुसंगत है। अब वो बता देता है किस तरीके से सुसंगत होगा, तो अगर न्यायालय को वो जो बात उसने बताई है उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट अगर रिलेवेंट लगता है, सुसंगत लगता है, तो वो साक्ष्य को ग्रहण करेगा, एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। किसने बताई? पॉइंट नंबर 1 ने। पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलिए कि यदि वो तथ्य जिसका साबित करना प्रस्तावित है ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए ए ने कहा कि बी की मृत्यु जहर खाने से हो गई, जहर खाने से, तो क्या साबित करनी पड़ेगी? पहले बी की मृत्यु को साबित करना पड़ेगा। तो यदि वह तथ्य जिसका प्रस्तावित करना है, यानी कि बी को जहर के द्वारा मारा गया, तो पहले बी की मृत्यु को साबित करनी पड़ेगी। तो ऐसा अंतिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित होगा। लैंग्वेज देखिए कितनी क्लिष्ट है, हमको लेकिन क्या करना है, जनरल लैंग्वेज में समझते हुए चलना है। ये बोल रहा है कि जब किसी एक तथ्य को साबित करना आवश्यक है, वो भी किससे? अन्य तथ्य से, तो क्या करना पड़ेगा? वो जो अन्य तथ्य है वो पहले साबित करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति मर गया तो वो बोला जा रहा है जहर खा के मरा, तो जहर खा के बाद में साबित किया जाएगा, पहले साबित करना पड़ेगा कि वो व्यक्ति मर गया है, ठीक है। जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन ना दे और ना न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट हो जाए, ठीक है। ये वाली बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट। यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश क्या करेगा? अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकता है, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। यानी वित्तीय द्वितीय है, ठीक है। यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति, यानी एक जो फैक्ट है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है कि पहला फैक्ट साबित होगा तभी दूसरा साबित किया जाएगा, तो जो जज है वो कहेगा कि भाई पहले तुम क्या करो, कोर्ट कहेगा कि पहले तुम पहले तथ्य को साबित करो, तो साबित करने की परमिशन दे देगा। पर अगर वो पहले सेकंड फैक्ट पेश करना चाहता है, सेकंड फैक्ट के संबंध में एविडेंस देना चाहता है, तो वो दे सकता है, ये बोल रहा है, ठीक है। और इसके इलस्ट्रेशन कौन देखेगा? इलस्ट्रेशन आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। दृष्टांत जो होते हैं वो हमको स्वयं करने हैं, ये हमारा HW है, ठीक है। आज की तारीख में कंप्लीट करने हैं। BSA हमारे अंतिम सफर की तरफ बढ़ चुकी है, केवल लास्ट 2 चैप्टर बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। और आपको BNS, BNSS और BSA पूरे कंप्लीट आपको यूट्यूब पे मिल ही रहे हैं। जल्दी से अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, रिवाइज कीजिए। अब आप नेक्स्ट से सेक्शन की तरफ आ जाइए। अब सेक्शन 142 देखिए। 142 वही सेक्शन है जो कि है हमारा 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। कंपेयर स्टडी कर रहे हैं तो इंडियन एविडेंस एक्ट को कैसे भूलेंगे। सबसे पहले बोल रहा है साक्ष्यों की परीक्षा, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो कैसे की जाएगी? सबसे पहले होती है मुख्य परीक्षा। क्या बोलते हैं मुख्य परीक्षा को? मुख्य परीक्षा को बोलते हैं हम एग्जामिनेशन इन चीफ। फिर बोलते हैं प्रति परीक्षा, जिसको कि हम बोलते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। इसके बाद आती है पुनः परीक्षा, जिसको कि बोलते हैं री एग्जामिनेशन। किस किस तरीके से किया जाता है? तो सबसे पहले हमको सेक्शन 142 बोलता है किसी साक्षी की यानी विटनेस की जो उस पक्षकार को बुलाता है वो मुख्य परीक्षा करेगा, यानी कि चीफ एग्जामिनेशन करेगा। ए ने बी को बुलाया, ठीक है। ए ने बुलाया बी को, तो इसने क्या करी? इसकी चीफ एग्जामिनेशन, ठीक है। फिर मतलब पार्टीज कौन कौन है? ए सी।
ए और सी पार्टी है, ठीक है, पार्टी 1, पार्टी 2, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रतिपक्षी द्वारा की गई प्रतिरक्षा। फिर क्या हुआ, सी ने करी इसकी परीक्षा, तो ये क्या हो गई हमारी प्रतिपरीक्षा। मतलब इसने जो जो सवाल मुख्य परीक्षा में पूछे उन सवालों के आधार पर जब सी ने प्रश्न पूछा तो इसको क्या कहा गया, प्रतिपरीक्षा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं इसको। फिर प्रतिपरीक्षा के बाद उसकी उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा, उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। अब मान लीजिए यहाँ पे इसने जो बात कही थी उसके आधार पर इसने प्रश्न किया, फिर ये बातें करने के बाद ये जो व्यक्ति है ए, ये इसकी दोबारा परीक्षा करता है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पुनः परीक्षा कहा जाएगा, यानी कि री एग्जामिनेशन कहा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है, मुख्य परीक्षा। कौन करता है, मुख्य पक्षकार। मुख्य पक्षकार यानी जो बुलाता है वो मुख्य परीक्षा करता है, सामने वाला प्रति परीक्षा करता है। फिर वापस जो मुख्य पक्षकार होता है वही प्रति परीक्षा करता है, ठीक है। मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा जो बुलाता है वो करता है। प्रति परीक्षा जैसा कि नाम से डिपेंड करता है प्रतिपक्षी के द्वारा की जाती है। आई बात समझ में, जरूर याद रहनी चाहिए ये बात कि मुख्य परीक्षा कौन करता है, प्रति परीक्षा कौन करता है, प्रति परीक्षा क्या कौन करता है। अब इनका क्रम क्या होता है वो हमको सेक्शन 143 बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है 142 और 143। परीक्षाओं का क्रम किस तरीके से होगा, सीरियल क्या होगा, ये हमको बताया 143 ने, 143 ऑफ BSA। वहीं 138 ऑफ इंडियन एविडेंस भी सेम बात करता है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। परीक्षाओं का क्रम क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, सीरियल क्या होगा, जो भी आप समझना चाहें उसको बोलते हैं। साक्षियों से प्रथमतः यानी सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि चीफ एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। आई बात समझ में, CE, CRE और री एग्जाम, ठीक है। इस तरीके से परीक्षाएं होती है। सबसे पहले मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा। जिस तरीके से डेफिनेशंस बताई गई हैं उसी क्रम के अंतर्गत सबसे पहले मुख्य, फिर प्रति और फिर पुनः परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होगी, यानी कि जो मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा का संबंध रिलेवेंट फैक्ट से होगा, किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनकी साक्षी ने मुख्य परीक्षा में परिसाक्षी दिया है। मतलब जब चीफ एग्जामिनेशन हुआ था तो अगर कोई जो एविडेंस वगैरह पेश किए गए हैं उनके संबंध में प्रति परीक्षा की जा सकती है उन फैक्ट से रिलेटेड। पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हैं, यानी कि जो आपने क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा उसके आधार पर री एग्जामिनेशन होगा। और यदि पुनः परीक्षा न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में प्रति परीक्षा कर सकते हैं, यानी कि सबसे पहले हुआ हमारा चीफ एग्जामिनेशन, इसके बाद हुआ क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद हुआ री एग्जामिनेशन। अब री एग्जामिनेशन के बाद अगर लगता है कि कोई फैक्ट आया है नया सामने तो कोर्ट की परमिशन से क्या कर सकते हैं, इसके बाद दोबारा क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। सबसे पहले चीफ, देन क्रॉस, देन री, फिर क्रॉस किया जा सकता है कोर्ट की परमिशन से। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चल लेते हैं। अब सेक्शन 144 को देखिए। किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए बुलाए गए व्यक्ति की प्रति परीक्षा, यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन कॉल टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, यानी किसी व्यक्ति को कहा गया कि तुम पेश होकर डॉक्यूमेंट पेश करो। एक को कहा कि भाई तुम कोर्ट में आओ और तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट है उसको पेश करो इसको डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए आया डॉक्यूमेंट में, तो क्या इसका एग्जामिनेशन किया जा सकता है?
एग्जामिनेशन इसका किया जा सकता है क्या? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए संबंधित व्यक्ति, वो किस चीज के लिए सम्मानित किया गया है? डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए। तो केवल इस तथ्य के कारण से कि वह उसे पेश करता है वो एविडेंस ही नहीं, विटनेस नहीं हो जाता। यानी कि वो डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो विटनेस है। विटनेस के तौर पर उसका एग्जामिनेशन करने के लिए उसको अलग से बुलाना होगा। यानी कि यदि जब तक वह साक्षी के तौर पर नहीं बुलाया जाता उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट पेश करने के लिए कहा गया है तो केवल डॉक्यूमेंट पेश करेगा, एविडेंस विटनेस के रूप पर उसका जो है एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा, क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसको विटनेस के तौर पर नहीं बुलाया जाए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सेक्शन 145 देखिए, शील का साक्ष्य देने वाला साक्षी। तो शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी। यानी कि क्रॉस और क्या किया जा सकता है? री एग्जामिनेशन किया जा सकता है। साक्षियों की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए अब कहते हैं सूचक प्रश्न, यानी लीडिंग क्वेश्चंस कौन से होते हैं, कब पूछे जाते हैं, सब बताएंगे हमको इसके अंतर्गत। कोई प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिससे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है, सूचक प्रश्न कहलाते हैं। लीडिंग क्वेश्चंस की बात हो रही है। सबसे पहले तो 141 सेक्शन जो है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, 141 से 143 तक सूचक प्रश्नों के बारे में बात करता है। वहां पे ये अलग अलग सेक्शंस थे जो कि सूचक प्रश्न में 1, 2, 3 और 4 करके कवर हो गए हैं। सबसे पहले देखिए सूचक प्रश्न क्या होता है, जो उत्तर को सुझाता है। कई बार आप भी देखते ना, हिंट दे दो, हिंट मैडम को हिंट मिल जाती तो हमको आंसर याद हो जाता। जैसे मैं आपको बोलते मृत्युकालीन कथन, तो मैंने कहा सोचो 31, 32, 33 इन्हीं के अंदर आता, इसी वाले पार्ट में आ रहा था। अब आपको हिंट मिल गई और आपको याद आ गया, सेक्शन 32 में आता है हमारा मृत्युकालीन कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन। तो बोल रहा है कि प्रश्न जो उस उत्तर को सुझाता है जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा रखता है, वो लोग क्या कहलाते हैं? सूचक प्रश्न कहलाते हैं। लीडिंग क्वेश्चन कहलाते हैं। सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनः परीक्षा में, यानी कि किसकी बात की जा रही है? चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन कौन करता है? जो बुलाता है। पढ़ा था हम लोगों ने अभी जो बुलाता है। यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है तो न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। यानी कि सूचक प्रश्न को चीफ एग्जामिनेशन में और री एग्जामिनेशन में यदि जो प्रतिपक्षी होता है हमारा, अगर वो किसी भी तरीके के आक्षेप करता है, उसमें विघ्न डालता है, तो कोर्ट की परमिशन से पूछा जाएगा, अदरवाइज नहीं पूछा जाएगा। न्यायालय उन बातों के बारे में जो पुनः स्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से साबित हो चुकी है, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पहले से कोई चीज साबित है तो उसके बारे में क्या करेगा? कोर्ट परमिशन दे देगा, कोर्ट परमिशन दे देगा। ठीक है, सूचक प्रश्न प्रति परीक्षा में पूछे जा सकेंगे। क्रॉस एग्जामिनेशन, यानी कि सूचक प्रश्न को कहाँ पूछा जाता है? क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुमति से पूछा जाता है। लेकिन अगर कोई फैक्ट पहले से साबित है, किसी भी तरीके का कोई विवाद नहीं रखता है, कोर्ट के अकॉर्डिंग सही है, तो उसके बारे में कोर्ट को परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कोर्ट ऑलरेडी उसको परमिशन दे देगा, उसके लिए कोर्ट की परमिशन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात को देखिए आप। देखिए सबसे पहले इसको रीड करेंगे, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज लिया हुआ सेक्शन है, लेकिन अभी हम लोग फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, तो 147 है जो कि है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का
4 किस बारे में बात करता है? लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य, एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग। तो किसी साक्षी से जबकि वह परीक्षाधीन है, यानी कि जब उसका एग्जामिनेशन किया जाता है फिटनेस का, उससे पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, अनुदान, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी का कोई अन्य व्ययन जिसके बारे में वो साक्ष्य दे रहा है किसी दस्तावेज में अंतर्निविष्ट नहीं था। और यदि वो कहता है कि वह था, ठीक है, और यदि वह किसी दस्तावेज के बारे में कोई कथन करने ही वाला है जिसे न्यायालय की राय में पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसा दस्तावेज पेश नहीं कर दिया जाता, या जब तक कि वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते जो उस पक्षकार को जिसने साक्षी को बुलाया है उसका द्वितीयक साक्षी देने का हक रखता है। बहुत टिपिकल लैंग्वेज है। लेकिन अगर हम कंक्लूजन देखते हैं तो कह रहा है कि जब विटनेस एग्जामिनेशन के दौरान किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है तो उसे वो डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। ठीक है, विटनेस एग्जामिनेशन के दौरान यदि किसी डॉक्यूमेंट का जिक्र करता है तो उसे वो डॉक्यूमेंट पेश करना होगा। ठीक है, कंक्लूजन इसका ये है। अब सेक्शन 148 क्या बोल रहा है? पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रति परीक्षा। क्या किया जा रहा है इसके अंतर्गत? किसी साक्षी से यानी विटनेस से पूर्वतन कथनों के बारे में जो लेखबद्ध किए गए यानी जो पहले से कथन लिखे गए हैं जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसे लेख उसे दिखाए बिना, ऐसे लेख साबित हुए बिना प्रति परीक्षा की जा सकेगी। रीड आउट कर रहे हैं फिर बताएंगे कंक्लूजन। किंतु यदि लेख द्वारा उसका खंडन करने के आशय से है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पहले उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खंडन करने के प्रयोजन से किया जाना है। तो क्या बोल रहा है? प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस स्टेटमेंट हो गया। कहाँ पे है? ओरल या रिटर्न? रिटर्न में बात कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न में स्टेटमेंट है। यदि क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हो तो आपको दिखाना आवश्यक नहीं है। पर यदि खंडन कर रहे हो यानी कि रिबट कर रहे हो तो उसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, किसी साक्षी से विटनेस से पहले से किए गए कथनों के बारे में जो लिखे गए हैं प्रश्नगत बातों से रिलेवेंट है, ऐसे लेख उसे दिखाए बिना, ऐसे लेख साबित हुए बिना प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी। ठीक है, किंतु यदि लेख द्वारा खंडन करने का आशय हो तो उस लेख का साबित किए जा सकने के पहले ध्यान उस लेख के उन भागों की आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग खंडन करने के प्रयोजन से किया जा सकता है। ठीक है, कंक्लूजन बताया गया है कि क्रॉस एग्जामिनेशन में नो हो जाएगा और रिबट में यस हो जाएगा। ठीक है, यानी खंडन करने के आशय से यूज हो जाएगा। अब आप देखिए नेक्स्ट सेक्शन 149, वही सेक्शन है जो कि है हमारा सेक्शन 146 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए आपको याद करने में आसानी होगी, 6 ऐसे लिखते हैं और 9 ऐसे लिखते हैं, तो आपको केवल 6 को 9 करना है, 9 को 6 करना है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये एक ट्रिक हो सकती है। यहाँ पे प्रति परीक्षा यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन में विधिपूर्ण प्रश्न किसकी बात की जा रही है? यहाँ पे ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। ठीक है, ओनली क्रॉस एग्जामिनेशन। तो क्या होता है, जबकि किसी साक्षी से प्रति परीक्षा की जाती है तब उससे एतस्मिन पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त यानी आगे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके अलावा ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति कैसी है? सत्यवादिता परखने की हो। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट कर लेना चाहिए। या पता चलाने की हो कि वह कौन है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है। ठीक है, इसके बाद उसके शील को, दोष को लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की हो, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो या उसे किसी शास्त्रीय संपरण के लिए उच्छन करता हो। क्या निकला इसका मतलब?
इसका मतलब निकला कि भाई प्रति परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो किसी साक्षी से अगर आप प्रति परीक्षा कर रहे हो तो नीचे दिए गए प्रश्नों के अलावा ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे जिनकी प्रवृत्ति कैसी है, सत्यवादिता परखने की है, सत्य पता लगा रहे हो, उसके जीवन में स्थिति क्या है, उसने मतलब विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इस तरीके के प्रश्न, या उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखते हैं या नहीं, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, पर ये बोल रहा है कि भारतीय न्याय संहिता का जो 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 के अधीन किसी अपराध के लिए या किसी अपराध के किए जाने का प्रयत्न करने के लिए, किससे रिलेटेड अपराध है, यौन अपराधों से रिलेटेड है, उनके अटेम्प्ट के लिए है। सम्मति का प्रश्न अगर विवादक है, वहाँ पीड़िता की प्रति परीक्षा में उसके साधारण व्याभिचार या ऐसी पीड़िता के किसी व्यक्ति के साथ अगर पहले से लैंगिक अनुभव है तो उसके बारे में कंसर्न या उसने पहले लैंगिक अनुभव किया नहीं किया, इसके बारे में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। 149 ये बोल रहा है। ठीक है, परंतु पढ़ लीजिएगा इसका, उसमें दे रखा है ये सारी बातें। अब देखो ये क्या बोल रहा है 150 वही सेक्शन है जो 147 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का। क्या बोल रहा है, साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए। ऐसा कोई प्रश्न उस वाद या कार्यवाही में सुसंगत हो, किसी बात से संबंधित हो तो धारा 137 के उपबंध उसको लागू हो जाएंगे। धारा 137 में हम क्या पढ़ के आए थे, क्या पढ़ा हमने धारा 137 के अंतर्गत, अभी पढ़ के आए थे ना धारा 137। इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने के लिए क्षम्य नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 151 देखो, बीएसए का वही सेक्शन है जो 148 है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी के उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा। यानी कि यदि ऐसा कोई प्रश्न किसी बात से संबंधित हो जो उस बात या कार्रवाई से वहां तक के सिवाय जहां तक कि साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है। कौन सा रिलेवेंट है, कौन सा रिलेवेंट नहीं है, तो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात देखिए, अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा। यानी कि जो नीचे बातें दी गई है उनको ध्यान में रखेगा कि ऐसा प्रश्न उचित है यदि उनके द्वारा प्रवहन किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गंभीर प्रभाव डालेगी। ठीक है, ऐसा परिसाक्ष्य देता है जो साक्ष्य की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रभाव डालेगी। ऐसा प्रश्न अनुचित है यदि उनके द्वारा प्रवहन किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतना अतीत है या जो इस प्रकार की लांछन की सत्यता से उस विषय में जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय में प्रभाव नहीं डालेगी। यानी कि उस बात का बहुत दूर का कनेक्शन है, मतलब पास का कनेक्शन नहीं है, दूर का कनेक्शन है, दूर का कनेक्शन। इस तरीके से याद कर सकते हो, अतीत से संबंधित है, पास की बात नहीं है। ऐसा प्रश्न अनुचित है यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात है, मतलब रिलेवेंसी नहीं है। यदि न्यायालय ठीक समझे साक्षी के उत्तर देने से इनकार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो वो उसके प्रतिकूल होता है। ठीक है, रीड कर लिया हम लोगों ने, आप एक बार इसको दोबारा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हम मैंने इसका कीवर्ड निकालने की कोशिश की है, फिर भी आप एक बार इसको दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा। अब देखिए सेक्शन 152 को, क्या बात कर रहा है 152 बात कर रहा है वही जो कि करता है 149। क्या बोल रहा है, युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न ना पूछा जाएगा। ऐसा प्रश्न जैसा धारा 151 में निर्दिष्ट है नहीं पूछा जाना चाहिए। कौन से प्रश्न थे जो हमने विनिश्चय किया था, कब प्रश्न पूछा जाएगा कब प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो वाली बात।
जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास ये सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार ना हो कि ये लालछन जिसका कि उस पर प्रवहन है स्व आधारित है। ठीक है, यानी कि युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और इसकी जो इलस्ट्रेशंस है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे। ठीक है ना। सेक्शन 153 देखो, 150 है इंडियन एविडेंस एक्ट का। युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की क्या प्रक्रिया होगी? यदि ऐसी अवस्था में मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को जिसके अधिवक्ता अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन रिपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट को या फिर किसी अदर ऑफिसर को रिपोर्ट करेगा वकील। ठीक है ना, ये वाली बात बोल रहा है। इसके बाद बोल रहा है, ये बोल रहा है अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न जो कि 151 आते हैं हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में। ठीक है ना। अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न यानी कि इनडिसेंट एंड स्कैंडुलस क्वेश्चंस क्या होता है? जहां ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हो तो वो निषेध कर सकेगा जब तक कि वे विवादक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में ना हो जिनका ज्ञात होना अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादक तथ्य विद्यमान थे या नहीं। ठीक है, ये वाली बात बोल रहा है। यानी कि यहाँ पे पहले क्या देगा, न्यायालय मना कर सकेगा कि इस तरीके के आप प्रश्न नहीं पूछेंगे। सेक्शन 155 बोलता है, वही सेक्शन है जो कि 152 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, अपमानित या शुद्ध करने के लिए आश्रित प्रश्न। तो न्यायालय निम्न प्रकार के प्रश्नों का निषेध करेगा यानी कि मना करेगा जो अपमानित और शुद्ध करने वाले हो और अनावश्यक तौर पर संतापकारी हो। ठीक है, जनरल लाइन है, इनके पीछे अपना टाइम खराब नहीं करना है, केवल एक रीड आउट करके हमारा काम चल सकता है। इंपॉर्टेंट है, छोड़ने नहीं है, लेकिन ध्यान देते हुए चलना है। अब इतना बड़ा वाला सेक्शन देख के घबरा मत जाना, ये वही सेक्शन है जो कि है इंडियन एविडेंस एक्ट का 153। देखते हैं क्या बताया गया इसके अंतर्गत। सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खंडन यानी रिबट करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन। तो यदि साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जो केवल वहीं तक सुसंगत है, यानी कि कुछ एक जगह है वहां तक रिलेवेंट है, जहां तक कि साक्षी के शील को क्षति पहुंचाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति हो, साक्षी ने इसका उत्तर दे दिया हो। ठीक है, तब ऐसे उत्तर का खंडन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। किंतु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है तो तत्पश्चात उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा। ये कई बार प्री में क्वेश्चन आ जाता है, तो इस लाइन को आपको ध्यान दें कि अगर वो मिथ्या उत्तर देता है तो क्या उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है? तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। इसके संबंध में अपवाद है। यदि साक्षी से पूछा जाए कि क्या वो तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषित हुआ था, यानी कि पहले साक्षी से पूछा जाए कि भाई क्या तुमने पहले किसी अपराध के संबंध में दोषित हुए हो, और वो उसको प्रत्याख्यान करता है, डिना करता है, तो उसका दोष सिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा। साक्षी से उसकी निष्पक्षता के बारे में अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उसका देता है उत्तर, तो उसका खंडन किया जा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पे भी क्या किया जा रहा है, रिबट किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है। 2 अपवाद हैं इसके, इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, अच्छे से रीड कीजिएगा इसको, और इसकी भी इलस्ट्रेशंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देते हुए चलनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना, पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न 157 BSA, वही सेक्शन है जो 154 है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। पोस्टल विटनेस का नाम सुना है अपने? पक्षदोषी साक्षी, वो यही आता है। ठीक है ना, अगर आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, 157 को ले आइएगा। न्यायालय व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उसे प्रश्न करने की अपनी अनुज्ञा दे सकेगा जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जाते हैं। इस धारा की कोई भी बात उपधारा 1 के अधीन इस प्रकार अनुगत किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्षी के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी। यानी कि न्यायालय उस व्यक्ति को जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई भी प्रश्न करने की अपने विवेक अनुसार परमिशन दे सकता है जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में उससे किए गए हैं। ठीक है, और जो पक्षद्वय साक्षी है उसकी अवधारणा को यहाँ पे ही जन्म दिया गया है।
इतनी सी बात बोल रहा है। साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप पे आ जाइए। सबसे पहले बोल रहा है, वही सेक्शन है जो 155 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का। साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसे बुलाया है निम्नलिखित प्रकारों पर अधिक्षेप किया जा सकेगा। उन व्यक्ति के साक्षी के द्वारा परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं, मतलब विश्वसनीय नहीं समझते हैं। साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई या रिश्वत की प्रस्तावना प्रतिग्रहित कर ली गई, साक्ष्य देने उसे अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली थी, यानी वो उसने रिश्वत ली है, दी है, या उसके संबंध में कोई प्रस्तावना वगैरह की है, या इस संबंध में उसको कोई भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है, ठीक है ना। या फिर क्या हो गया, उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से जिसका खंडन किया जा सकता है असंगत पिछले कथनों को साबित करने के द्वारा अधिक्षेप किया जा सकता है। ये वो आधार है जिन पर अधिक्षेप किया जा सकता है, ठीक है। ये वाला देखिए अब सेक्शन 159 वही सेक्शन है जो 156 है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे भी आप ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। 5(9) को किसकी जैसे लिखा जा सकता है, 6 की जैसे। 156 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की संपुष्टि यानी कॉर्पोरेट करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, कोई साक्षी जिसकी संपुष्टि करना आश्रित हो किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे किसी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा जिन्हें उसने उस समय स्थान पर या के निकट संप्रेक्षित किया यानी कि पेश किया है, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ है। यदि न्यायालय की राय हो कि ऐसी परिस्थितियां यदि वे साबित हो जाए, साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में जिसका वह साक्ष्य देता है परिसाक्ष्य को संपुष्ट करेगी। यानी कि संपुष्टि करने वाले साक्ष्य की बात की जा रही है। 156 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट वही सेक्शन है जो 159 BS है। यानी कि किसी एक बात को दूसरी बात से कंपेयर करना, कि मान सकते हो कि भाई वो कहते हैं कि भाई ए ने बी का मर्डर किया, तो वहां पर गुत्थम गुत्था निशान बने हुए थे, तो गुत्थम गुत्था के जो निशान थे उससे उस बात को रिबट किया गया है, ठीक है, वो संपुष्ट किया गया है, इसको कॉर्पोरेट किया गया है, ठीक है, कॉर्पोरेट किया गया है। तो क्या होता है 156 जो है हमारा, ये क्या बात करता है, संपुष्टि की प्रवृत्ति रखने वाले साक्ष्य। अब इसी का भाई आता है इसका जस्ट नीचे वाला सेक्शन 160 जो कि है 157 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बोल रहा है, उसी तथ्य के बारे में पश्चातवर्ती अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन किए जा सकेंगे। मतलब अगर पहले किसी कथन को इस आधार पर कर दिया तो उसका आधार लेके अन्य बातों को भी साबित किया जा सकेगा, ठीक है। किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, यानी पहले जिस तथ्य के बारे में उसने साक्ष्य दिया है भाई इसकी संपुष्टि की जा सकती है, तो उसके आधार पर किसी अन्य तथ्य को भी संपुष्ट किया जा सकता है। ये वाला सेक्शन बोल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन पर 161। अब देखो ये सेक्शन क्या बोल रहा है 161, वही सेक्शन है जो 158 है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का। साबित कथन के बारे में जो कथन धारा 26 और धारा 27 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेगी। 26 और 27 क्या थी, वो थे ना मृत्युकालीन कथन वगैरह, उनसे रिलेटेड है। तब चाहे उसके खंडन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेगी। यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता, उसने प्रति परीक्षा में सुझाई गई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता तो साबित की जा सकती, ठीक है। यानी कि खंडन करने के लिए और संपुष्टि करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। यहाँ पे भी यही वाली बात बोली जा रही है, किस किस के लिए, खंडन के लिए और संपुष्टि के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है। फिर 162 BA से क्या बोलता है कि वही सेक्शन है जो कि है हमारा 159 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, स्मृति ताजा करना। आप कई बार बोलते ना याद नहीं आ रहा, पढ़ते तो हम बहुत है लेकिन हमको याद नहीं आता, तो स्मृति ताजा करना। कई बार किसी क्वेश्चन को देख के 4 ऑप्शंस होते हैं, हमको समझ में नहीं आते, सारे एक जैसे लगते हैं, लेकिन हम कहते हैं ना एक हिंट मिल जाए तो हमको आइडिया लग जाए कि इसका आंसर ये है, ये है, ये है, ऐसे बोलते ना। तो वो जो स्मृति ताजा करना है ना, वो यही है कि आप याद नहीं आ रहा वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो।
साक्षी जबकि वो परीक्षा के अधीन है वह ऐसे लेख को देख सकेगा। यानी जब उसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है तो वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट को देख सकेगा, उस लेख को जो स्वयं उसके द्वारा समव्यवहार के समय, यानी कि जब वो कोई काम कर रहा था, जैसे ऑफिस में काम कर रहा है तो उस समय, या उसके शीघ्र बाद जब वह समव्यवहार उसकी स्मृति में ताजा था या बनाया गया था। मान लीजिए उसने कोई अकाउंट में रखा, कोई फाइल वगैरह में रखा, तो अपन कहते हैं यार रखा तो था लेकिन मुझे कहीं याद नहीं आ रहा, पता नहीं बैग में रखा था या कहीं अलमारी में रखा था, ऐसे बोलते ना अपन, तो हल्का सा याद आ जाए कहाँ रखा था तो हम ढूंढ ले, ये वही वाली बात है। तो उसके बारे में बोल रहा है कि भाई उनको हल्का सा कोई लेख होगा वो दिखाया जा सकेगा। यदि वो लेख किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है तो, या उस समय जबकि वह बनाया गया था उसके द्वारा पढ़ा गया था, जब उसने पढ़ा था तो सही होना वो जानता था। तो उसके आधार पर क्या कर सकता है, वो स्मृति को ताजा कर सकता है। और इसके साथ ही जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है तो न्यायालय की परमिशन से क्या कर सकेगा, वो ऐसे डॉक्यूमेंट वगैरह को, ऐसी कॉपीज वगैरह को देख सकेगा। जबकि न्यायालय को लगता है कि मूल को पेश करने के लिए पर्याप्त कारण है, वो क्या कर सकता है, स्मृति, कारोबार की किताबें वगैरह उनको देख के अपनी यादें ताजा कर सकता है, उनका आंसर वो दे सकता है। इसके बाद देखिए 163 क्या बोल रहा है। धारा 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। साक्षी ऐसे दस्तावेज जो धारा 162 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी चाहे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलेख थे। यानी अगर उसको लगता है कि भाई वो जो डॉक्यूमेंट थे उनमें सही सही बात लिखी गई थी तो वो क्या कर सकता है, कह सकता है कि भाई वो वहां पे दिए गए थे। स्पेशल जो स्पेसिफिक डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, बस उसको बताना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे जो साक्ष्य दिए गए हैं उसका मुझे ठीक ठीक आइडिया तो नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत आइडिया वो उसको बता सकता है कि भाई हाँ ये वो चीज़ वहाँ पे थी, इन कथनों का यूज़ किया गया था, ये सब। अब ये बोल रहा है 164 स्मृति ताजा करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार, यानी राइट ऑफ एडवर्स पार्टी एज टू राइटिंग यूज टू रिफ्रेश मेमोरी। तो पूर्ववर्ती अंतिम दो धाराओं के उपबंध के अधीन निर्दिष्ट किए गए किसी लेख, ठीक है, इतनी बात को आप कर दो ब्रैकेट में, किसी लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार यदि चाहे वह उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे प्रतिपक्षी का जो होता है ना वो राइट बताया गया है। अब देखो ये सेक्शन दस्तावेजों का पेश किया जाना। वन 162 है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है ना। दस्तावेजों का पेश किया जाना, दस्तावेज का पेश करने के लिए जो संबंधित साक्षी है, जिस विटनेस को आपने सम्मन किया गया है, यदि वो उसके कब्जे में और शक के अधीन हो, किसी आक्षेप होने पर भी जो उसे पेश करने और उसकी ग्राह्यता के बारे में उसे न्यायालय में लाएगा। कहाँ पर पेश करेगा? कोर्ट में लाएगा उसको। न्यायालय ठीक समझे उसको तो उस दस्तावेज का, यदि राज्य की बातों से संबंधित नहीं हो तो उसका क्या करेगा? निरीक्षण वगैरह करेगा और अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने के लिए, योग्य बनाने के लिए कोई अन्य एविडेंस ले सकेगा, यानी कि कोई अदर एविडेंस ले सकेगा, अदर एविडेंस। इसके बाद ऐसे प्रयोजन के लिए दस्तावेज का अनुवाद करना आवश्यक हो, यानी डॉक्यूमेंट का ट्रांसलेशन करना आवश्यक हो, तो न्यायालय अगर सही समझेगा तो जो ट्रांसलेटर होता है उसको डायरेक्शन देगा कि वो अंतर वस्तु को गुप्त रखे, मतलब किसी को बताए नहीं, राज रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो। पर क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखिए एक परंतु भी दे रखा है कि कोई न्यायालय मंत्रियों और भारत के राष्ट्रपति के बीच किसी संसूचना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं करेगा, ठीक है ना। और अगर इसके अंतर्गत अपराध किया जाता है तो 198 बीएनएस के अंतर्गत। इंडेक्सोपीडिया न केवल माइनर के संबंध में है बल्कि है संबंध में मेजर के संबंध में भी। आखिर क्या है इंडेक्सोपीडिया के अंदर? इंडेक्सोपीडिया में आते हैं इंडेक्स। इंडेक्स से तात्पर्य हो गया जो भी हमारे एक्ट्स दे रखे होते हैं उनके स्टार्टिंग में दिए होती है इंडेक्स। इंडेक्स से क्या होता है, हम हमारे सेक्शंस को रिकॉल करते हैं।
सेक्शंस रिकॉल करने से क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सेक्शंस को याद कर सकते हैं। जब कभी हम जाते हैं जुडिशरी का एग्ज़ाम देने या फिर किसी एपीओ से रिलेटेड एग्ज़ाम देने, तो हमें क्या होता है, सेक्शंस रिकॉल होने बहुत ज़रूरी होते हैं। हम इतनी मोटे मोटे एक्ट्स को साथ में नहीं लेके जा सकते हैं, इसलिए बनाई गई है इंडेक्सोपीडिया। ये हो गई हमारी माइनर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया और ये हो गई हमारे मेजर के संबंध में इंडेक्सोपीडिया। इसमें ना केवल पुराने एक्ट्स हैं बल्कि हमारे जो नए एक्ट शामिल हुए हैं इनको भी इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल किया हुआ है। यानी बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए भी हमारे इस इंडेक्सोपीडिया में शामिल है। अपराध हो जाएगा, बीएनएस सेक्शन 198 में अपराध हो जाएगा, ठीक है ना, बता दिया है हमने। अब देखो 166 कौन सा सेक्शन है, 163 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्या बोल रहा है, मंगाई गई और सूचना पर पेश किए गए दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। तो कोई पक्षकार यानी कि पार्टी दस्तावेज को, डॉक्यूमेंट को पेश करने की दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मांगता है और दस्तावेज पेश किया जाता है, उस पक्षकार के द्वारा जिसने उसको पेश करने की मांग की निरीक्षित हो जाता है। क्या हो जाता है, यहाँ पे निरीक्षित हो जाता है। तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए बाध्य होगा। यहाँ पे कौन कर रहा है, प्रोड्यूस, पार्टी प्रोड्यूस कर रही है डॉक्यूमेंट को। और नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, पार्टी प्रोड्यूस नहीं करी, सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। इनकार कर देता है जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब तत्पश्चात उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला जा सकेगा। यानी कि नॉट प्रोड्यूस, अगर प्रोड्यूस नहीं किया तो बाद में भी आप यूज नहीं कर सकोगे। और यहाँ पे क्या कर रहे हो, पार्टी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। कंक्लूजन निकालने की कोशिश कीजिए। इतने बड़े बड़े सेक्शंस को आप याद नहीं कर सकते हैं, रट्टे नहीं लगा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, कीवर्ड निकाल के उनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए कि ये पूरा सेक्शन हमको क्या बोल रहा है। लास्ट में क्या बोल रहा है, नॉट प्रोड्यूस, उससे पहले क्या कर रहा है, पार्टी प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आ जाइए। प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी तथ्य के बारे में कोई प्रश्न जो वो आवश्यक समझे पूछ सकेगा, ठीक है। यानी कि कौन प्रश्न करने के लिए कह रहा है, प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति। 167 है, 165 है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का, ठीक है ना। तो न्यायाधीश क्या करेगा, सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए, सबूत लेने के लिए किसी भी समय साक्षी या पक्षकारों से प्रश्न पूछ सकेगा, आवश्यक डॉक्यूमेंट वगैरह पेश करने के लिए कहेगा, यानी कि दस्तावेज या चीज पेश करने के लिए ऑर्डर देगा। और ना तो पक्षकार ना उसके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी इंटरफेयर करे, आक्षेप करे। किसी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रति परीक्षा करे, ठीक है। ये 168 है। ये 168 तक था, जो कि 165 है हमारा सीआरपीसी का, इंडियन एविडेंस एक्ट का। यहाँ पे क्या है, जजमेंट वाला पॉइंट है ये वाला, ठीक है ना, जजमेंट पॉइंट। क्या पॉइंट है ये, कि न्यायालय उन तथ्यों पर आधारित होगा जो सम्यक रूप से साबित हो चुके हैं। यानी कि जो निर्णय है, जजमेंट है, जो साबित हो गए हैं उन पर आधारित होगा, साबित हुए उन पर आधारित होगा। अब ये हमारा लास्ट जो चैप्टर है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बीएसए में लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। क्या बोल रहा है, सेक्शन 169, और ये है इंडियन एविडेंस एक्ट में 167, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में।
साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा। तो साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं में किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए किसी विनिश्चय के लिए किए जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया प्रतीत होता है कि आक्षेप और उद्धृत ग्रहित उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के लिए न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था, या यह कि यदि अग्रहित साक्ष्य लिया भी गया होता तो विनिश्चय में फेरफार नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखो आप, एक तो नो न्यू ट्रायल, नई ट्रायल नहीं होगी, साथ में नो रिवर्सल जजमेंट। इसका मतलब है ना तो ग्रहण किया जाएगा ना अग्रहण किया जाएगा, यानी नवीन विचारण, नए ट्रायल की बात कर रहा है कि नवीन विचारण नहीं होगा। यहाँ पे साक्ष्य के अगर गलत तरीके से अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये वाली बात बोली गई हमको सेक्शन 169 में। अगर फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं हो रहा तो एक्सेप्ट और नॉन एक्सेप्ट से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब अगर न्याय की विफलता नहीं हो रही हो, न्याय की विफलता नहीं हो रही हो, न्याय हो रहा हो इसका मतलब, तो साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। और इसके लिए फिर आप नवीन विचारण यानी कि न्यू ट्रायल नहीं कर सकते। ट्रायल कहाँ पे पढ़ते हो आप लोग? अब तो हम बीएसए की तरफ आ चुके हैं, सीआरपीसी और बीएनएसएस ट्रायल के कॉन्सेप्ट पढ़ के आ चुके हैं हम अच्छे खासे। ठीक है ना, अगर जिन्होंने नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है, तो आप जाके देख लो। और ये बोल रहा है कि भाई अगर साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या ग्रहण से अगर न्याय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, जजमेंट पे जो जस्टिस है उस पर प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो नई ट्रायल नहीं की जाएगी। ठीक है, सेक्शन नंबर कौन सा है? 169, चैप्टर नंबर 11। अब इसके बाद देखिए एक लास्ट चैप्टर 12 जोड़ा गया है, बिना बात के जोड़ दिया, यहीं पे जोड़ देते उस सारे सेक्शन को, क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं, इन्होंने जोड़ा है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। किस बारे में बात करता है? निरसन और व्यावृत्ति के बारे में। निरसन और व्यावृत्ति क्या बताया गया इसके अंतर्गत? 170 लास्ट सेक्शन है बीएसए का। इंडियन एविडेंस में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ का अकेला अपना सेक्शन है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 निरसित किया जाता है, यानी कि रिपीड किया जाता है। जब से बीएसए आ जाएगा तो फिर जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट है ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। निरसन के होते हुए भी यदि उस तारीख से तत्काल पूर्व, यानी कि जब से ये लागू हुआ है, मान लीजिए यहाँ लागू हुआ है, तो इससे पहले जिसको ये अधिनियम प्रवर्त होता है, कोई आवेदन, एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग या अपील वगैरह कोई लंबित हो तो वो इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी, और उसके बाद जो भी होगा वो बीएसए माना जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो आपको करना है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आज हमने बीएसए को कंप्लीट कर लिया है, कंप्लीट चैप्टर 1 से लेके 12 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर 1 से लेके 170 सेक्शंस को हमने डील किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ जोड़ना है और जुड़े रहना है डीलो क्लासेस के साथ में। आपको लगता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आप किसी एक्ट को मेरे साथ करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं कि मैम आप हमको ये वाला एक्ट भी करवा दीजिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी उसको करवाने की। उससे पहले बीएनएस की जो सीरीज़ अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। बीएनएसएस की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है, उसको कर लीजिए। बीएसए की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमने तीनों न्यू क्रिमिनल लॉज को कंप्लीट किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं कंप्लीट किया है वो जाके कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके साथ ही कुछ माइनर एक्ट आरजीएस के संबंध में अवेलेबल हैं और इसके साथ कुछ छत्तीसगढ़ के संबंध में अवेलेबल हैं।
साथ ही में डीलो क्लासेस की ऐप पर आरजेएस का कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स, सीजीएस का कोर्स अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ स्टडी करना तो आप जुड़ सकते हैं वहाँ से। पीडीएफ के संबंध में कोई भी समस्या है तो पीडीएफ के लिए आपको जाना पड़ेगा डीलो क्लासेस की ऐप पर। डीलो क्लासेस की ऐप पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और फिर भी आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप है उससे जुड़ सकते हैं, वही है डीलो क्लासेस अपना। और वहाँ पर बरखा शर्मा है, एडवोकेट बरखा शर्मा करके, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि भाई मैम हमको ये प्रॉब्लम है, कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं एक नई सीरीज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।